दोस्तों नमस्कार। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है और ऑनलाइन शिक्षा पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे मेंस अप्रोच से। दोस्तों उससे पहले 67 बीपीएससी मेंस के लिए अगर आप 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी उच्च स्तरीय एडवांस करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 2500 है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑनलाइन शिक्षा पर। हम चर्चा करेंगे उससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका अगर आप देखेंगे तो कुछ टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी दो तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहला देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, समझ रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, प्लेग्राउंड, सड़कों, स्कूल में सड़क, जो मैदान होता है सो शौचालय, पेयजल, इस सब का निर्माण जो है इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जाते हैं। बुनियादी स्कूली बुनियादी ढांचा इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से मजबूत किया जाता है, विकास किया जाता है। पहला लाइन यही होगा। दूसरा है कि शिक्षा के तकनीकी के माध्यम से अलग अलग तकनीकी जो है, अब देखिए शिक्षा के अलग अलग जो है जो शैक्षणिक गतिविधियाँ है उसका अलग अलग क्षेत्रों में विकास करता है। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से खगोल विज्ञान का विकास हुआ है, समझ रहे, शिक्षा का एक अलग क्षेत्र बन गया है। होटल मैनेजमेंट है, तक कौशल विकास है, तकनीकी शिक्षा है, उसके अलावा जो है कला एवं शिल्प जो है शिक्षा है, इसके अलावा नगर योजना शिक्षा है, वास्तुकला शिक्षा है, जो तकनीकी शिक्षा जो है इस सब का विकास होता है। उसके बाद डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या होता है कि छात्रों को मॉनिटरिंग करना, शिक्षकों को मॉनिटरिंग करना, छात्रों को अटेंडेंस बनाना, शिक्षकों को अटेंडेंस बनाना, ऑनलाइन जो है निगरानी करना, स्कूल में विभिन्न स्कूलों की भी जो है मॉनिटरिंग ऑनलाइन करना, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करना। देख रहे हैं ये सब जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इसरो प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या किया जाता है। जीसेट जो है संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं डिजिटल प्रौद्योगिकी। इसके अलावा डिजिटल प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो कंप्यूटर है, जो हार्डवेयर है, मोबाइल ऐप है, पोर्टल है, इस सब का जो है विकास किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसके माध्यम से छात्रों की जो है पहुंच सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षा अपने आप में एक रचनात्मकता का जो है विकास करता है छात्रों को। तो शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, आप खुले आंख से अगर आप देखेंगे तो सब चीज़ जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी है। आप जो है साइंस का पढ़ाई होता है, कला की पढ़ाई होती है, वाणिज्य की पढ़ाई होती है, तो सारा कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी आधारित ही है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के विकास के परिणाम स्वरूप इस सब का शिक्षा के क्षेत्र में भी नई नई एरिया का विकास हुआ है, जब हम आपको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। बस इसी सब की चर्चा आपको करनी है। सारा टेक्नोलॉजी याद रखिएगा। इसरो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसमें विभिन्न उपग्रहों से जो उपग्रह उत्पाद होते हैं, सूचना ध्वनि जो होता है, निगरानी होता है, जो भूस्थानिक उपग्रह है इसके माध्यम से निगरानी किए जाते हैं। मोबाइल ऐप की चर्चा आप कीजिएगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा, स्कूलों को मॉनिटरिंग करना, निगरानी करना, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, स्कूल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अटेंडेंस बनाना। डिजिटल बोर्ड की चर्चा कर सकते हैं आप। डिजिटल बोर्ड जो है, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है छात्रों को। डिजिटल पेन है, ई पुस्तक है, इस सब जो है आपको याद रखना होगा। हम इस सब पर व्यापक चर्चा करेंगे इन डिजिटल टॉपिक्स में। अब हम लोग ऑनलाइन शिक्षा भी उसी का एक भाग है, तो हम एक झलक दिखाए हैं। इस सब को आपको पॉइंट में याद रखना होगा, एक एक लाइन व्याख्या कीजिएगा। हम इसकी चर्चा व्यापक रूप से करेंगे आगे। हम आज ऑनलाइन शिक्षा पर ही मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह याद कीजिएगा, ऑनलाइन शिक्षा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा
तो कैसे इसकी भूमिका लिखेंगे? देखिए, डिजिटल माध्यमों से यानी मोबाइल ऐप, वेबसाइट, सोशल मीडिया, पोर्टल, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इस सब के माध्यम से प्रदान की गई शिक्षा को डिजिटल शिक्षा कहते हैं, यानी ई शिक्षा कहते हैं या टेली एजुकेशन कहते हैं। ये सारे जो ऑनलाइन प्रदान किए जाते हैं, यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर आधारित है। संचार उपग्रह से जो ध्वनि और डाटा प्राप्त होता है, इसी के माध्यम से जो है सारा मोबाइल काम जो करता है, डिजिटल उपकरण सारा इसरो का उत्पाद ही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीसैट संचार उपग्रह है, इसके माध्यम से ही ये सारे जो है इस जीसैट संचार उपग्रह ही जो है क्या करता है, ध्वनि और आंकड़ा भेजने की सुविधा देता है। और इसी के माध्यम से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी यानी मोबाइल, कंप्यूटर, इस सब के माध्यम से टेलीविज़न, डीटीएच, इस सब के माध्यम से छात्रों तक जो है एक्सेस किया जाता है, पहुंच जो है बनाया जाता है। नई शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, एयर शिक्षा, टेली एजुकेशन पर जो है जोर दिया गया है। भूमिका में आप इतना लिखने के बाद अब नीचे आइए, ऑनलाइन शिक्षा की क्या आवश्यकता है वह देखिएगा। सबसे पहला, प्राकृतिक आपदा महामारी के लिए अनुकूल। जब भी जो है जैसे कि देखते हैं कि मार्च 2020 में जो है क्या हुआ कि देश में कोरोना का उफान आने लगा था। कोरोना के बाद सारे शैक्षणिक कार्य, शैक्षणिक गतिविधियाँ ठप पड़ गया था। अब उस स्थिति में छात्रों की शैक्षणिक जो है गतिशीलता बनाए रखने के लिए अब जो है ऑनलाइन शिक्षा ही कारगर रहा। तो प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखा, समझ रहे हो, भूस्खलन, महामारी, इसके लिए यह अनुकूल है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा या मानवजनित प्राकृतिक घटनाएं आ जाती है तो स्कूल कॉलेज ठप पड़ जाते हैं। तो उस स्थिति में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियां क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। ऑनलाइन शिक्षा क्या है कि घर बैठे आप कहीं भी है, अगर मोबाइल नेटवर्क आ रहा है, टेलीविज़न आ रहा है, तो आसानी से जो है पहुंचाया जा सकता है। आप प्राकृतिक आपदा के लिए अनुकूल है। दूसरा है, नई शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन या एयर शिक्षा पर जो है जोर दिया गया है। ऑनलाइन एयर शिक्षा पर जोर दिया गया है। अगला है, पेशेवर और गृहिणियों के अनुकूल। वैसे लोग जो स्कूल कॉलेज जाने में सक्षम नहीं है, वैसे महिलाएं जो घरों में काम करती है, गृहिणी है, हाउस वाइफ है या हाउस में रहती है, उनके लिए, वैसे बच्चियां जो स्कूल कॉलेज तक उनकी पहुंच नहीं है, स्कूल कॉलेज दूर है, उनके लिए यह सुलभ हो, घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकती है। दूसरा है प्रौद्योगिकी। देखिए, समय के साथ प्रौद्योगिकी में काफ़ी बदलाव, हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। हर क्षेत्र जो है, तमाम क्षेत्र जो है प्रौद्योगिकी आधारित बनते जा रहा है। तो शिक्षा भी जो का समय के साथ यह आवश्यक हो जाता है कि शैक्षणिक कार्यों को भी प्रौद्योगिकी आधारित बनाया जाए। शैक्षणिक कार्य मुख्यतः प्रौद्योगिकी आधारित ही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता है, अर्थजीवन के हर क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा को भी प्रौद्योगिकी के साथ जो है चलना पड़ता है। और शिक्षा में भी जो है प्रौद्योगिकी के अनुकूल बदलाव की आवश्यकता होती है। तो बदलते हुए प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाने के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा जरूरी है। तो यह शिक्षा की आवश्यकता है। बस एक पॉइंट लिखकर एक लाइन व्याख्या करना है, ज़्यादा व्याख्या नहीं करना है। ज़्यादा व्याख्या करने का टाइम ही नहीं है आपके पास कि वहाँ आप लिखिएगा, बस एक एक लाइन, ये आवश्यकता है। अब हम लोग ऑनलाइन शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है, तो जैसा कि जानते होंगे कि मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री भारत सरकार कई पहल की शुरुआत किया था ऑनलाइन शिक्षा के लिए, जिसमें PM ई विद्या है, मनोदर्पण पहल है, स्वयं है, वित्तीय सहायता है, प्रज्ञता दिशा निर्देश है, ई पुस्तक है। दूसरी ओर बिहार सरकार का भी प्रयास है, ई लाइब्रेरी, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, ई लोटस एंड्रॉयड ऐप। बिहार सरकार का भी प्रयास है, भारत सरकार का। अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे। PM ई विद्या, देखिए जैसा कि जानते होंगे कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत PM ई ऑनलाइन शिक्षा के लिए, यानी
जो स्कूल कॉलेज कोरोना काल में प्रभावित हो गया था, इसके लिए शैक्षणिक कार्यों के लिए पीएम ई विद्या प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। यह जो है समुचित रूप से सारे ऑनलाइन शिक्षा को क्या करता है, समेटता है, समग्रता में जो है ये समेटता है। ये ऑनलाइन शिक्षा का जो है एक प्रकार का जो है सभी ऑनलाइन शिक्षा को एक समग्रता में ये समेटता है और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन शिक्षा जो है विभिन्न तरह से ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को दी जाती है, समझ रहे हैं। अब इसमें कई ऐसे प्रोग्राम शुरू किए गए हैं जैसे दीक्षा पोर्टल या दीक्षा मोबाइल ऐप है। यह जो है राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जितने भी संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान है, राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के शैक्षणिक बोर्ड है, शैक्षणिक है, इसके जो भी पाठ्य पुस्तक है उसको ऑनलाइन जो है इस पोर्टल पे ऑनलाइन उपलब्ध है। छात्र इस पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं। शिक्षक इस पोर्टल के माध्यम से ई पुस्तक डाउनलोड करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ई पुस्तक का कंटेंट, ई पुस्तक का कंटेंट का क्या है, यह एक भंडार है दीक्षा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से छात्र शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहले ऑनलाइन शिक्षा के लिए कंटेंट की कमी दूर करने का काम दीक्षा पोर्टल करता है। आप इस पोर्टल को या ऐप को डाउनलोड करके आप विभिन्न प्रकार के किताब जो राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी का, बिहार बोर्ड का, सबका जो भी किताब है आप इसको देख सकते हैं इस पर से। इसके लिए तो किताबों की समस्या को दूर करने के लिए ई पुस्तक, ई कंटेंट का भंडार जो के लिए जो है दीक्षा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल, यह जो है 34 डीटीएच चैनलों का समूह है और इसके माध्यम से वह जो है डीटीएच के माध्यम से यानी टेलीविज़न के माध्यम से छात्रों को, वैसे छात्र जिसके पास मोबाइल ऐप नहीं है, मोबाइल स्मार्टफोन मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो डीटीएच के माध्यम से वह घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह जो है 34 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो भारत सरकार के विभिन्न संगठन जो है मिलकर इसकी शुरुआत किए हैं, जिसमें आईआईटी संस्थान भी है, यूजीसी भी है। तो सारे मिलकर इसकी शुरुआत किए गए हैं और एक घर बैठे जो है ऑनलाइन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराता है। ऑनलाइन गुणवत्तापूर्ण जो है इसके बाद जो है रेडियो सामुदायिक एफएम रेडियो जियो सावन। अब जिनके पास टेलीविज़न भी नहीं है, मोबाइल ऐप नहीं है, वे रेडियो के माध्यम से, रेडियो सामुदायिक एफएम रेडियो जियो सावन ऐप के माध्यम से वे जो है ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी सुलभता के लिए जो है शुरू की गई है और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी जो है एक जो है अलग व्यवस्था किया गया है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनकी अपनी भाषा होती है, उसमें जो है एक जो है टेक्नोलॉजी जो है मोबाइल ऐप जो है का विकास किया गया है। तो पीएम ई विद्या के 4 घटक हैं। अब चारों घटक के बस एक एक लाइन व्याख्या करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब हम लोग यह देख लिए, उसके बाद जो है मनोदर्पण पहल। कोरोना काल में छात्र, शिक्षक, अभिभावक सबका जो है मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा था। इस मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों को दूर करने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत जो है किया गया था। स्वयं जो है यह एक पोर्टल है। 1902 जो है ई कंटेंट का, के कंटेंटों का यह पाठ्य पुस्तक है। स्वयं पोर्टल पर भी बहुत सारे पाठ्य पुस्तक है। आप इस पर भी डाउनलोड करके इस जाकर अब अलग अलग कक्षाओं के लिए जो है आप पाठ्य सामग्री जो है आप देख सकते हैं। स्वयं जो है पोर्टल। सरकार जो है कोरोना काल में ई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सहायता दिया था। इस सहायता में अगर आप देखेंगे तो 818.17 करोड़ रुपया जो है यह केंद्र, राज्य और विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए थे और शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए 267.86 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे विभिन्न राज्यों को। वित्तीय सहायता, प्रज्ञा दिशा निर्देश जो है मानव संसाधन शिक्षा मंत्रालय, इस दिशा निर्देश को जारी किया गया था। इसके माध्यम से प्री छात्रों को सुरक्षित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वह समय सीमा तय की गई थी कि प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे, प्री प्राइमरी कक्षा के छात्र कितने देर जो है ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है 1 से 8 तक के बच्चे कितने
समय तक ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और 9 से 12 तक के छात्र कितने समय तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी यह जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए समय सीमा तय की गई है। प्रज्ञता दिशा निर्देश के लिए विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए समय सीमा तय की गई है। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में देखेंगे। ऑनलाइन शिक्षा के लिए विभिन्न कक्षाओं में छात्रों की समय सीमा दी गई है। जैसे प्री प्राइमरी स्कूल के लिए प्रतिदिन 30 मिनट का समय तय किया गया है। जो बच्चे 5 से नीचे का है वो 30 मिनट तक ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे 1 से 8 है, 1 से 8 तक के बच्चों के लिए क्या किया गया है, 30 से 45 मिनट जो है 2 सत्र में ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। 9 से 12 कक्षा के छात्रों के लिए 30 से 45 मिनट जो है कि अधिकतम 4 ऑनलाइन शिक्षा डेली प्राप्त कर सकते हैं। यह दिशा निर्देश तय किया गया है। और ई पुस्तक के लिए तो आप जानते ही हैं, दीक्षा पोर्टल है, इसके माध्यम से स्वयं है, इस पर बड़े पैमाने पर ई पुस्तक, ई कंटेंट उपलब्ध है। ई लाइब्रेरी है बिहार सरकार का, ई लोट्स एंड्रॉयड ऐप है, तो इस सब पर जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सरकार यही पहल किया है। अब हम लोग ऑनलाइन शिक्षा, अब बिहार सरकार का प्रयास देखिएगा। बिहार सरकार का ई लाइब्रेरी ऐप अगर आप देखेंगे तो सरकारी स्कूलों में वर्ग 6 से 12 तक की पढ़ाई के लिए विभिन्न पाठ्य पुस्तकों के लिए ई लाइब्रेरी जो है की शुरुआत किया गया है। मेरा दूरदर्शन मेरा कार्यक्रम, अब ये देखेंगे बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और यूनिसेफ के सहयोग से डीडी चैनल बिहार पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वैसे छात्र जिसके पास मोबाइल फ़ोन इंटरनेट नहीं है वह इसके डीडी चैनल के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय कार्यक्रम, ये मेरा मोबाइल, ये भी जो है अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद जो है छात्रों के उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत जो है इस ऐप की शुरुआत किया गया है। इसके माध्यम से छात्र ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ई लोटस एंड्रॉयड ऐप, ई लोटस एंड्रॉयड ऐप भी जो है ये छात्रों को जो है ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो है शुरू किया गया है। इसके माध्यम से छात्र जो है कंटेंट का, जो भी पाठ्य पुस्तक का PDF फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो भी प्राप्त कर सकते हैं ई लोटस एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से। तो बिहार सरकार द्वारा भी कई ऐसे प्रयास किया गया है। आपको करना कुछ नहीं है, मेंस में नंबर बढ़ाने के लिए खाली इसका नाम तो याद होना चाहिए। नंबर अगर याद हो गया पॉइंट, तब तो नंबर सिलेक्शन गारंटी है। समस्या क्या होता है कि डायमेंशन, लोगों का जो है डायमेंशन ही क्लियर नहीं हो पाता है। ऑनलाइन शिक्षा की भूमिका अगर आ गया, ये पॉइंट अगर याद हो गया, आंसर लिखा के SDM आपका होना है। हम लोग को पता, चूंकि आप भी जानते हैं कि 4 पेज लिखना है, अब व्याख्या करने का टाइम मिलेगा नहीं। PDF में जितना हम लिखते हैं उतना तो लिख ही नहीं सकता है लोग, कहाँ से लिख, खाली पॉइंट जो है याद हो जाएगा, पॉइंट पर एलोबरेट कर दीजिएगा, आंसर तैयार हो जाएगा। अब ऑनलाइन शिक्षा का मूल्यांकन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप ऑनलाइन शिक्षा का मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो ऑनलाइन शिक्षा का मूल्यांकन अगर, या आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर आ जाएगा, आलोचनात्मक समीक्षा, तो सबसे पहले आप जानते ही हैं कि इसमें 2 डायमेंशन होगा, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक में क्या होगा, सकारात्मक यानी महत्व लिखना होगा, दूसरा उसकी चुनौती लिखना होगा मूल्यांकन में। तो हम सकारात्मक पक्ष या सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। ऑनलाइन शिक्षा सर्वसुलभ है, किसी भी स्थान से किसी भी समय में आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा महामारी में भी आसानी से इससे प्राप्त, इस शिक्षा जो है ग्रहण किया जा सकता है। दूसरा है ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में अच्छे शिक्षकों की, स्कूल की जो अच्छे शिक्षकों की, अच्छे पाठ्य पुस्तक की कमी रहती है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से आप देख रहे हैं ई लाइब्रेरी, ई लोटस एंड्रॉयड ऐप, दीक्षा, स्वयं प्रभा, इस सब के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आसानी से पहुंचाना संभव हो जाता है या पहुंचाया जा सकता है। देखिए, सस्ती होती है ऑनलाइन शिक्षा, सस्ती होती है। अगर आप सरकारी प्राइवेट स्कूलों की तुलना करेंगे तो यह शिक्षा आपको, ऑनलाइन शिक्षा सस्ता होता है। अब मेरा ही कोचिंग का फीस है, अगर ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन रहेंगे तो हम GS में 10,000 से कम तो नहीं लेते हैं, क्योंकि रूम रेंट वगैरह बहुत महंगा है ना। इसे ऑनलाइन 2500 देखिए रहे हैं।
तो सस्ती होती है। और ऑनलाइन शिक्षा में खासियत की बुनियादी ढांचा जो स्कूल कॉलेज शौचालय पेयजल की जो समस्या स्कूलों में रहती है, सुरक्षा संबंधी चुनौती रहती है, वो दूर हो जाता है। चूंकि ऑनलाइन शिक्षा घर बैठे लोग प्राप्त करते हैं, सुरक्षित स्थान से प्राप्त करते हैं, तो ये समस्या उनकी दूर हो जाती है, ये दूर करता है। पेशेवर और गृहिणियों के लिए अनुकूल। अब देखिए, वैसे लोग जो स्कूल जाने में सक्षम नहीं है, वे घर बैठे इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग पेशेवर होंगे, नहीं तो घर में काम करने वाली जो हाउस वाइफ कह सकते हैं, या घर में रहने वाली लड़कियां, या घर में रहने वाले लड़के कह सकते हैं। और ऑनलाइन शिक्षा में प्रशासनिक, अब देखिए ऑफलाइन शिक्षा में क्या होता है कि सरकार को बड़े पैमाने पर शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रबंधन की व्यवस्था करनी पड़ती है। ऑनलाइन शिक्षा में ये सब जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेर मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप पोर्टल बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए, अब उससे शिक्षा प्राप्त किया जा रहा है। जो प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो बच जाता है। और ऑनलाइन शिक्षा में छात्रों को अधिक विकल्प होता है। एक तो अलग अलग देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है, दूसरी ओर की अलग अलग एक ही उसी क्लास के अलग अलग स्टेट बोर्ड की किताब, राष्ट्रीय स्तर की किताबों तक जो है पहुंच हो जाती है। तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों, सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों से शिक्षा प्राप्त करने का यह विकल्प देता है। अब कहिएगा कि इससे नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसकी आलोचना क्या है? तो अपर्याप्त और कारगर नहीं है। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में एक सर्वे किया था। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। इसमें छात्र और अभिभावक दोनों का कहना था, छात्र अभिभावक का शिक्षक, कि यह शिक्षा अपर्याप्त और कारगर नहीं है। छात्रों के समग्र विकास पर हिस्सा, देखिए जो ऑफलाइन स्कूल होता है वह छात्रों के लिए एक सामाजिक स्थान प्राप्त करता है। वह अनुशासन और मूल्यों से संबंधित शिक्षा प्रदान करता है। जो स्कूल, जो योग हो गया, फिटनेस हो गया, शारीरिक शिक्षा होगा, जो छात्रों के बीच इंटरेक्शन होता है, विभिन्न छात्र आपस में इंटरेक्शन करते हैं, छात्र और शिक्षक इंटरेक्शन करते हैं, ये जो है आसानी से जो है प्राप्त करते हैं, वहाँ इंटरेक्शन हो पाता है। इससे छात्रों में एक मूल्यों का विकास होता है, अनुशासन का विकास होता है, उसकी शारीरिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, छात्रों में रचनात्मकता का विकास होता है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में यह जो है संभव नहीं है। डिजिटल विभाजन, अब देखिए डिजिटल विभाजन में क्या है, विभिन्न वर्गों, शहर और गांव, विभिन्न गांव के विभिन्न घरों, यानी विभिन्न लोगों, विभिन्न आय समूह के बीच व्यापक जो है डिजिटल डिवाइस है। अब गांव में सबके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप नहीं होगा। गांव और शहर के बीच में, शहर में सभी लोगों के पास मोटे तौर पर स्मार्टफोन होगा, गांव में सबके पास नहीं होगा। शहर में भी क्या होगा, सबके पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं होगा। विभिन्न आयु वर्गों के बीच जो है डिजिटल डिवाइस चुनौती है। अब शिक्षा विभाग का एक सर्वे हम देख रहे हैं, अभी जो है वार्षिक शैक्षणिक स्थिति रिपोर्ट 2020 वेब 1 फर्स्ट ग्रामीण के अनुसार, ग्रामीण भारत में सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकित ऐसे बच्चों की संख्या जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है 61.9% है। 61.98% छात्रों के पास ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो निजी स्कूल है और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पास मात्र 61.8% छात्रों के पास ही स्मार्टफोन था। यानी अगर आप देखेंगे तो लगभग 39% छात्रों के पास जो है स्मार्टफोन नहीं है गांव में पढ़ने वाले। अगर इसके अलावा आप देखिएगा, अभी लोकसभा में शिक्षा मंत्री एक जवाब दिया था जिसमें भारत में टोटल 2.69 करोड़ छात्रों के पास जो है डिजिटल डिवाइस नहीं था, यानी न कंप्यूटर था, न लैपटॉप था, न स्मार्टफोन था, न मोबाइल था। 2.43 करोड़
जिसमें अकेला अगर देखेंगे 1.43 करोड़ जो है बिहार के बच्चों के पास कोई डिजिटल डिवाइस नहीं था। तो बिहार में तो ये और भी कारगर नहीं है। उसके बाद बिहार की प्रति व्यक्ति आय कम है। प्रति व्यक्ति आय कम होने से लोगों की डिजिटल डिवाइस तक पहुंच सीमित हो जाता है, चूंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता है कि वे क्रय कर सके बच्चों को। इसके अलावा तकनीकी में बुनियादी चुनौती है। तकनीकी बुनियादी चुनौती से बिजली की उपलब्धता, मोबाइल फोन, मोबाइल टावर, नेटवर्क, इंटरनेट, ये सारी समस्या है। इसकी उपलब्धता, इसके प्रसार में व्यापक विषमता है। आप ही देखते होंगे यहाँ मोबाइल नेटवर्क काम करता होगा, आप फिर घर में जाते हैं तो काम नहीं करता होगा, या किसी खास स्थान पर नेटवर्क नहीं आता होगा। तो ऐसे में जो है यह जो है सब तक इसकी पहुंच नहीं है, यह सार्वभौमिक नहीं है। जब तक नेटवर्क नहीं होगा, जो दूरसंचार बुनियादी ढांचा का मौजूद व्यवस्था नहीं होगा, तब तक जो है यह कारगर नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद देखिए, तमाम चुनौती होने के बावजूद जो है बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ शिक्षा को भी प्रौद्योगिकी के बदलाव के साथ जो है चलना पड़ेगा। इसीलिए आप निष्कर्ष में लिखिए, लास्ट निष्कर्ष में लिखिए ऐसे ही, तमाम चुनौतियों के बावजूद हाइब्रिड शिक्षा मॉडल विकसित करने की जरूरत है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की व्यवस्था हो सके, ताकि छात्रों का एक समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। हाइब्रिड शिक्षा मॉडल के तहत क्या होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था होगा। छात्र जिसमें सहज फील करता होगा, जिससे छात्रों के समग्र विकास सुनिश्चित होता होगा, उसके माध्यम से छात्र प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ ऑफलाइन भी हो और कुछ ऑनलाइन भी हो। तो यह हो गया। अब ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ा हुआ तमाम चीज़ों को देख लिए। बस आप लोग मेंस के लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, इसी को कई राउंड पढ़िएगा, चीज़ें फेवर में रहेगी।